रमेश खुद अपने सिद्धांतों का पालन ना कर सका। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे उसे अनुभव होता था कि मेरे अनुयायियों में संतोष बढ़ता जाता है। उनमें भी जो ज़्यादा चतुर और साहसी थे वे दूसरों पर रौब जमाते और लूट के माल में बराबर हिस्सा न देते थे। यहाँ तक कि रमेश से कुछ लोग जलने लगे। वह राजसी ठाठ से रहता था। लोग कहते उसे हमारी कमाई को यूं उड़ाने का क्या अधिकार है। नतीजा ये हुआ कि आपस में फूट पड़ गई। रात का वक्त था। काली घटा छाई हुई थी। आज डाक गाड़ी में डाका पड़ने वाला था। प्रोग्राम पहले से तैयार कर लिया गया था। 5 साहसी युवक इस काम के लिए चुने गए थे। सहसा एक युवक ने खड़े होकर कहा, आप बार बार मुझे को क्यों चुनते हैं? हिस्सा लेने वाले तो सभी हैं। मैं ही क्यों बार बार अपनी जान जोखिम में डालूं? रमेश ने दृढ़ता से कहा। इसका निश्चय करना मेरा काम है कि कौन कहाँ भेजा जाएगा। तुम्हारा काम केवल मेरी आज्ञा का पालन है। युवक, अगर मुझसे काम ज्यादा लिया जाता है तो हिस्सा क्यों नहीं ज्यादा दिया जाता? रमेश ने उसकी त्योरियां देखी और चुपके से पिस्तौल हाथ में लेकर बोले, इसका फैसला वहां से लौटने के बाद होगा। युवक, मैं जाने से पहले इसका फैसला करना चाहता हूँ। रमेश ने इसका जवाब ना दिया। मैं पिस्तौल से उसका काम तमाम कर देना ही चाहते थे कि युवक खिड़की से नीचे कूद पड़ा और भागा। कूदने फादने में उसका जोड़ ना था। चलती रेलगाड़ी से फान पड़ा उसके बाएं हाथ का खेल था। वह वहां से सीधा गुप्त पुलिस के प्रधान के पास पहुंचा। यशवंत ने भी पेंशन लेकर वकालत शुरू कर दी थी। न्याय विभाग के सभी लोगों से उसकी मित्रता थी। उनकी वकालत बहुत जल्द चमक उठी। यशवंत के पास लाखों रुपए थे। उन्हें पेंशन भी बहुत मिलती थी। वह चाहते तो घर बैठे आनंद से अपनी उम्र के बाकी दिन काट लेते। देश और जाति की कुछ सेवा करना भी उनके लिए मुश्किल न था। ऐसे ही पुरुषों से निस्वार्थ सेवा की आशा की जा सकती है। यशवंत ने अपनी सारी उम्र रुपए कमाने में गुजारी थी और वह अब ऐसा कोई काम न कर सकते थे जिसका फल रुपयों की सूरत में ना मिले। यूं तो सारा सभ्य समाज रमेश से घृणा करता था, लेकिन यशवंत सबसे बड़ा हुआ था। कहता, अगर कभी रमेश पर मुकदमा चलेगा तो मैं बिना फीस लिए सरकार की तरफ से पैरवी करूंगा। खुल्लम खुल्ला रमेश पर छींटे उड़ाया करता था। यह आदमी नहीं, शैतान है, राक्षस है। ऐसे आदमी को तो मुंह ना देखना चाहिए। उफ, उसके हाथों कितने भले घरों का सर्वनाश हो गया। कितने भले आदमियों के प्राण गए। कितनी स्त्रियां विधवा हो गई। कितने बालक अनाथ हो गए। आदमी नहीं, पिशाच है। मेरा बस चले तो इसे गोली मार दूं, जीता दीवार में चिनवा दूं। सारे शहर में शोर मचा हुआ था। रमेश बाबू पकड़े गए। बात सच्ची थी। रमेश चुपचाप पकड़ा गया था। उसी युवक ने जो रमेश के सामने कूदकर भागा था, पुलिस के प्रधान से सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया था। अपहरण और हत्या का कैसा रोमांचकारी, कैसा पैशाचिक, कैसा पापपूर्ण वृत्तांत था। भद्र समुदाय बगले बजाता था। सेठ के घरों में भी घी के चिराग जलते थे। उनके सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती थी। आज वे हट गई। अब वे मीठी नींद सो सकेंगे। अखबारों में रमेश के हथकंडे छपने लगे। वे बातें जो अब तक मारे भय के किसी की जबान पर न आती थी अब अखबारों में निकलने लगी। उन्हें पढ़कर पता चला कि रमेश ने कितने अंधेर मचा रखा था। कितने ही राजे और रईस उसे माहवार टैक्स दिया करते थे। उसका पर्चा पहुंचता, फला तारीख को इतने रुपए भेज दो। फिर किसकी मजाल थी कि उसका हुक्म टाल सके। वह जनता के हित के लिए जो काम करता उसके लिए भी अमीरों से चंदे लिए थे। रकम लिखना रमेश का काम था। अमीर को बिना कान पूछ हिलाए वह रकम दे देनी पड़ती थी। लेकिन भद्र समुदाय जितना ही प्रसन्न था, जनता उतनी ही दुखी थी। अब कौन पुलिस वालों के अत्याचार से उनकी रक्षा करेगा? कौन सेठों के जुल्म से उन्हें बचाएगा? कौन उनके लड़कों के लिए कला कौशल के मदरसे खोलेगा? वे अब किसके बल पर कूदेंगे? वह अब अनाथ थे। वही उनका अवलंब था। अब वे किसका मुंह ताकेंगे? किसको अपनी फरियाद सुनाएंगे? पुलिस शहादतें जमा कर रही थी। सरकारी वकील जोरों से मुकदमा चलाने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन रमेश की तरफ से कोई वकील न खड़ा होता था। जिले भर में एक ही आदमी था जो उसे कानून के पंजे से छुड़ा सकता था। वह था यशवंत। लेकिन यशवंत जिसके नाम से कानों पर उंगली रखता था, क्या उसी की वकालत करने को खड़ा होगा? असंभव। रात के 9 बजे यशवंत के कमरे में एक स्त्री ने प्रवेश किया। यशवंत अखबार पढ़ रहा था। बोला, क्या चाहती हो? स्त्री, अपने पति के लिए एक वकील। यशवंत, तुम्हारा पति कौन है? स्त्री, वही जो आपके साथ पढ़ता था और जिस पर डाके का झूठा अभियोग चलाया जाने वाला है। यशवंत ने चौंक कर पूछा, तुम रमेश की स्त्री हो? स्त्री, हाँ। यशवंत, मैं उनकी वकालत नहीं कर सकता। स्त्री, आपको इख्तियार है। आप अपने जिले के आदमी हैं और मेरे पति के मित्र रह चुके हैं, इसलिए सोचा था क्यों बाहर वाले को बुलाओ, मगर अब इलाहाबाद या कलकत्ते से ही किसी को बुलाऊंगी। यशवंत, मेहनताना दे सकोगी? स्त्री ने अभिमान के साथ कहा। बड़े से बड़े वकील का मेहनताना क्या होता है? यशवंत, 3000 रुपये रोज। स्त्री, बस आप इस मुकदमे को ले लो तो आपको 3000
रुपये रोज दूंगी। यशवंत 3,000 रुपये रोज? स्त्री हाँ, और यदि आपने उन्हें छुड़ा लिया तो 50,000 रुपये आपको इनाम के तौर पर और दूंगी। यशवंत के मुंह में पानी भर आया। अगर मुकदमा 2 महीने भी चला तो कम से कम 1 लाख रुपए सीधे हो जाएंगे। पुरस्कार ऊपर से पूरे 2 लाख की गोटी है। इतना धन तो जिंदगी भर जमा ना कर पाए थे, मगर दुनिया क्या कहेगी? अपनी आत्मा भी तो नहीं गवाही देती। ऐसे आदमी को कानून के पंजे से बचाना असंख्य प्राणियों की हत्या करना है, लेकिन गोटी 2 लाख की है। कुछ रमेश के फंस जाने से इस जत्थे का अंत तो हुआ नहीं जाता। इसके चेले चापड़ तो रहेंगे, शायद वे अब और भी उपद्रव मचाएं। फिर मैं 2 लाख की गोटी क्यों जाने दूं? लेकिन मुझे कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। ना सही, जिसका जी चाहे खुश हो, जिसका जी चाहे नाराज। ये 2 लाख नहीं छोड़े जाते। और कुछ मैं किसी का गला तो दबाता नहीं, चोरी तो करता नहीं। अपराधियों की रक्षा करना तो मेरा काम ही है। सहसा स्त्री ने पूछा, आप जवाब देते हैं? यशवंत, मैं कल जवाब दूंगा, जरा सोच लो। स्त्री, नहीं, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। अगर आपको कुछ उलझन हो तो साफ साफ कह दीजिएगा, मैं और प्रबंध करूं। यशवंत को और विचार करने का अवसर ना मिला। जल्दी से फैसला स्वार्थ ही की ओर झुकता है, यहाँ हानि की संभावना नहीं रहती। यशवंत, आप कुछ रुपए पेशगी के दे सकती हैं? स्त्री, रुपयों की मुझसे बार बार चर्चा न कीजिए। उनकी जान के सामने रुपयों की हस्ती क्या है? आप जितनी रकम चाहें मुझसे ले लें। आप चाहें उन्हें छुड़ा ना सके, लेकिन सरकार के दांत खट्टे जरूर कर दें। यशवंत, खैर मैं ही वकील हो जाऊंगा। कुछ पुरानी दोस्ती का निर्वाह भी तो करना चाहिए। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, सैकड़ों शहादतें पेश की। मुखबिर ने तो पूरी गाथा ही सुना दी, लेकिन यशवंत ने कुछ ऐसी दलीलें पेश की, शहादतों को कुछ इस तरह झूठा सिद्ध किया कि मुखबिर की कुछ ऐसी खबर ली कि रमेश बेदाग छूट गए। उन पर कोई अपराध सिद्ध ना हो सका। यशवंत जैसे संयत और विचारशील वकील का उनके पक्ष में खड़े हो जाना ही इसका प्रमाण था कि सरकार ने गलती की। संध्या का समय था। रमेश के द्वार पर शामियाना तना हुआ था। गरीबों को भोजन कराया जा रहा था। मित्रों की दावत हो रही थी। यह रमेश के छूटने का उत्सव था। यशवंत को चारों ओर से धन्यवाद मिल रहे थे। रमेश को बधाइयां दी जा रही थी। यशवंत बार बार रमेश से बोलना चाहता था, लेकिन रमेश उनकी ओर से मुंह फेर लेते थे। अब तक उन दोनों में एक बात भी ना हुई थी। आखिर यशवंत ने एक बार झुंझलाकर कहा, तुम तो मुझसे इस तरह ऐठे हुए हो मानो मैं तुम्हारे साथ कोई बुराई की है। रमेश, और आप क्या समझते हैं कि मेरे साथ भलाई की है? पहले आपने मेरे इस लोक का सर्वनाश किया, अब की परलोक का किया। पहले न्याय किया होता तो मेरी जिंदगी सुधर जाती, और अब जेल जाने देते तो आकबत बन जाती। यशवंत, यह तो कहोगे कि इस मामले में कितने साहस से काम लेना पड़ा। रमेश, आपने साहस से काम नहीं लिया, स्वार्थ से काम लिया। आप अपने स्वार्थ के भक्त हैं। मैं तो आपको भाड़े का टट्टू समझता हूँ। मैंने अपने जीवन का बहुत दुरुपयोग किया, लेकिन उसे आपके जीवन से बदलने को किसी दशा में तैयार नहीं हूँ। आप मुझसे धन्यवाद की आशा ना रखें। और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।